Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Weskarni and you are watching my YouTube channel that is Free Learning for All Exams. As you know, I have done my MPhil in teacher education from Iqra University, Karachi. So today we are going to learn about psychoanalysis. That is the most important school of psychology that was given by Sigmund Freud. So Sigmund Freud को आज हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और इनकी जो एक अलग ही पहचान थी जिसे हम साइको एनालिसिस कहते हैं उसको भी आज हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे. इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स देन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय गिवन नंबर. यू विल गेट द डेली वीडियोस, MCQs, PPTs and the handwritten notes. So let's start the topic. First of all, we have to know who is Sigmund Freud. Sigmund Freud is an Austrian neurologist. Actually ये कौन थे? ये न्यूरोलॉजिस्ट थे. 9 years ही वॉज स्टडीड मेडिसन एज ए स्टूडेंट. उन्होंने 9 साल तक जो मेडिसन है उसको स्टडी किया था. उनका फिर जी मछलियों के ऊपर बड़ा फोकस हो गया था. मछलियों को वो काट काट के उनको अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको वो स्टडी करना शुरू हो चुके थे और वो न्यूरो फिजियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. और इसी दौरान वो मिले जोसेफ ब्रेयर से. ठीक है, उनके साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखना शुरू की. अब उनसे इन्होंने एक जो है बड़े काम की चीज़ सीखी, वो था कैथार्टिक मेथड. अब इसके अंदर होता क्या था? इसके अंदर जो डॉक्टर है वो पेशेंट के साथ बातें करता था. तो फ्रॉइड जो है उसने ये मेथड यूज़ किया और इसी मेथड को फर्दर उन्होंने एक्सटेंशन करके साइको एनालिसिस किया. ठीक है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी बना. एक्चुअली अब ये जो है एना कौन थी? एना जो थी वो एक लेडी थी जिनका इन्होंने एनालिसिस किया. तो वहां से इसका नाम पड़ गया साइको, क्योंकि साइको थी, साइकोलॉजी की हिसाब से ये कर रहे थे तो वहां से साइको आ गया. एना कौन थी? ये लेडी थी और उसका इन्होंने एनालिसिस कर दिया, मीन्स एनालिसिस हो गया. तो साइको एनालिसिस का मतलब ये है. एना जो है एक लेडी का नाम था जो कि इनकी पेशेंट थी. इन्होंने उसको किया क्या? इन्होंने उसको जो है इनकरेज किया कि वो अपनी मेमोरीज इनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. वो पैरालाइज हो चुकी थी, स्टेट ऑफ एब्सेंस में जा चुकी थी. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? उनसे ही बातचीत करना शुरू की. उनको एक किस्म से कॉन्फिडेंस लेवल देना शुरू किया ताकि वो अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं उसे सारी की सारी शेयर कर सकें. तो वहाँ से जो है इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई. तो होपफुली ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी. अब जिस सिगमंड फ्रॉइड की जो पर्सनैलिटी है ना वो बड़ी ही क्वेश्चन मार्क है. काफ़ी लोगों को ये बड़े अच्छे लगते हैं और काफ़ी लोग इनके हिसाब से इनकी दिमागी हालत के ऊपर बहुत क्वेश्चंस भी उठाते हैं. वेल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं नहीं जानता. ये जो 2 वीडियोस होंगे इसके, वो देखने के बाद आपके दिमाग में सिगमंड फ्रॉइड की क्या पिक्चर आएगी, काइंडली आप लोगों ने मुझे बताना है. ठीक है, कि सिगमंड फ्रॉइड को आप क्या समझते हैं कि बहुत अक्लमंद शख्स था या वाकई ही जो क्रिटिक्स उठाए जाते हैं वो बिल्कुल सही थे. ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें खुद भी सीखने को मिलेंगी. अब ये बंदा जो है वो कुकिन इस्तेमाल करता था. ठीक है, और ये कहता था इट इज अ बेस्ट मेडिसिन. और ये सिंघार भी बहुत पीते थे. ठीक है, सिंघार पीते थे और ये कहते थे कि जब मैं सिंघार पीता हूँ तो फिर मेरा दिमाग जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. इसी तरह इन्होंने एक रिसाला भी लिखा था कुकिन के ऊपर. उसके बाद इनका एक दोस्त जो है वो मर गया था, जिसको जो है सिगमंड फ्रॉइड से ही कुकिन पीने की आदत लगी थी. तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है कुकिन को पब्लिकली जो है उस पर बात करना छोड़ दी थी और जो है खुद पर जो है यूज करते थे कुकिन को. ठीक है जी, और सिंघार बहुत पीते थे और इन लास्ट इनको बक्कल कैंसर हो गया था. मुंह के अंदर इनको कैंसर हो गया था लास्ट के अंदर. अच्छा जी, अब इनका जो काम है, अब इनके की कॉन्सेप्ट देख लें. ये तो थी हमारी जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. अब इनके की कॉन्सेप्ट्स क्या है? इन्होंने जो वर्क किया है वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर किया है. अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करते हुए इन्होंने एक अप्रोच दी है, मेंटल अप्रोच दी है. उसके अंदर इन्होंने जो है ना 3 चीजें बताई हैं. नंबर 1 है सुपर ईगो.
सुपर ईगो एनिमलिस्टिक बिहेवियर। अच्छा, ये इनका जो है बहुत जबरदस्त काम है इनके। आप आगे अभी हम जाके पढ़ेंगे, इट आएगा, ईगो आएगा और सुपर ईगो आएगा, ठीक है। तो ये अभी हम आगे यही वाले पार्ट पढ़ने वाले हैं। टॉक एंड ट्रीटमेंट, मतलब बात करके जो है आपने क्या करना है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर से आपने सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ये वाले जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनकी पूरी जो थ्योरीज है उनके अंदर यही वाली बातें होती रहेंगी। उसके बाद साइको एनालिसिस, जैसा कि हमने कहा। फिर जी है ड्रीम फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस। ये दो और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो जितनी भी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अब हम जरा सिगमंड फ्रॉइड की सिडक्शन थ्योरी देख लेते हैं कि जो है अनकॉन्शियस माइंड की जब इन्होंने बात की थी तो फिर इन्होंने एक जो है सिडक्शन थ्योरी दी थी। अब ये सिडक्शन थ्योरी है क्या? तो अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स in the mid 1890s reported early childhood sexual abuse। ये कहते हैं कि उनके जितने भी पेशेंट थे, जब भी उन्होंने उनके साथ जो है साइको एनालिसिस किया, उनको कहा कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाएं और हमें जो है फ्री जो है टॉक करें, तो वहां से उनको ये पता चला कि जब उन्होंने बातें करना शुरू की तो वो जो पेशेंट्स थे उनको बचपन में सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। अनदर वर्जन ऑफ इवेंट्स फोकस ऑन Freud's proposing that unconscious memories of infantile sexual abuse were at the root of the psychoneurosis। अब भाई इस पूरी बात का मतलब क्या है? इस पूरी बात का मतलब ये है कि जब भी बच्चे के साथ छोटी उम्र में सेक्सुअल अब्यूज होता है तो वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है। जब वो किसी से बात नहीं करता और उसको दबाने की कोशिश करता है, मीन्स रिप्रेशन करता है, तो वक्त जैसे ही गुजरता है तो आने वाले वक्त के अंदर वो दोबारा सेम फीलिंग्स जो हैं रीअपेयर हो जाती हैं। तो ये जो है वो उसके ये जो एक जो है मेमोरी होती है ना, ये उसके अनकॉन्शियस मेमोरी के अंदर चली जाती है। मिसाल के तौर पर बचपन के अंदर आपको समझ नहीं होती, बट आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो आपके सामने की जाती हैं और कहा जाता है ये बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं चलता। तो सिगमंड फ्रॉइड ये सेम चीज बात कहते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है और वही चीज उसके कभी ना कभी दिमाग में वो चीज आ जाती है, रीअपेयर होती है, और फिर इंसान देखता है कि ये मुझे क्या कहा गया था, मेरे साथ क्या सिचुएशन पेश आई थी, एक्चुअल में ये थी क्या। तो ये एक्चुअल में ये है सिडक्शन थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की। अच्छा, उसके बाद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1896 stated that he had uncovered in all of his current patients deeply repressed memories of sexual abuse in early childhood। ये मैंने वही बात जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। He focused on hysteria and claimed that they were sexually abused। अब भाई इन्होंने फोकस किया कि हाइस्ट्रिया है, जिसको हाइस्ट्रिया है वो क्या है, सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए हुए हैं इनके जो पेशेंट्स थे। पेरेंट्स शुड डील देयर चिल्ड्रन विद केयरफुली एंड मॉनिटरिंग। अब जी जो पेरेंट्स हैं उनको उधर ये एक सोल्यूशन दी गई थी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जो है काफी फ्रेंडली होना चाहिए, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ही और शी विल नॉट शेयर विथ यू। अगर आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो जो मेमोरी है उनके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोबारा जो मेमोरीज हैं वो रीसरफेस होंगी, तो फिर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास अनकॉन्शियस, जो तब से हम बात कर रहे हैं अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस है क्या, अब जरा इसको हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया है कि इसके अंदर क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं जो आपके दब जाते हैं, मगर वो आपके माइंड से जो है रिमूव्ड नहीं होते, या जैसे रिमेन इन द माइंड रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्शियस येट ऑपरेटिव देन रीअपेयर। मतलब ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे आपको लगता है कि हम इस बात को भूल गए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो है रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट देखा, बहुत खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट था, जिसके अंदर एक शख्स था, उसकी दोनों टांगे जो हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो गई। बट जब भी दोबारा आप ऐसे समझे वो सेम सिचुएशन देखेंगे बाद में,
कि कोई शख्स या किसी आप ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसकी टांगें एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो चुकी हैं, तो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में वो बात आई थी जिसको आपने ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया था या रिप्रेस्ड कर दिया था, छोड़ो छोड़ो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा दोबारा रिसरफेस्ड हो जाएगी। तो ये है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सच बिहेवियर कुड बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय हिप्नोसिस इन विच आइडियाज वर इंसर्टेड इनटू पीपल्स माइंड। अब ये क्या करते हैं हिप्नोसिस का मतलब कि आप दूसरे आइडियाज जो है इंसान के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आर्टिफिशियली, ताकि आप उन सिचुएशन के साथ डील कर सकें। अब हम फ्री एसोसिएशन को देख लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय फ्री एसोसिएशन। चीयर एवरीथिंग विथ फ्यूल। फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जब एना आई थी जो है फ्रॉइड और उनके दोस्त के पास, तो ये उन्हें कह रहे थे, ये उनके साथ फ्री एसोसिएशन बना रहे थे। जब तक आप अपने पेशेंट के साथ फ्री एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, ही विल नॉट शेयर यू ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट ही और शी हैड। ठीक है जी। तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइको एनालिसिस। अब इसके अंदर 3 मेथड्स थे। नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी। एक तो ये है कि वो बंदा शीशे की तरह आपको बातें बताना शुरू कर दे, कोई भी बात छुपाए नहीं। बट एक क्या होता है, प्रोजेक्शन होती है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे जी ये है आइसक्रीम, ठीक है। अब आइसक्रीम है, अब आपका खाने का दिल कर रहा है, बट आप जो है कह रहे हैं कि नहीं मैंने आइसक्रीम नहीं खानी किसी भी वजह से। तो अब कहीं ना कहीं अब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे करेंगे कि मेरा जो दोस्त है ना अली, मेरा जो जो दोस्त है अली, वो आइसक्रीम को बड़े ही शौक से खाता है, वो आइसक्रीम को बड़े ही मजे से खाता है। अब आप एक्चुअल के अंदर क्या कर रहे हैं, आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं और अपनी बात छुपा रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म है आपका, आप डिफेंस कर रहे हैं अपने आप को और क्या कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे हम अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि मुझे तो ये चीज पसंद ही नहीं है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो ऐसे करता। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन हो रही है। तो आपका जो पेशेंट है वो प्रोजेक्शन भी कर सकता है। अब ये आपने समझना है। उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बिल्कुल ही वो जो है एक जगह के ऊपर रुक जाता है। अब जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि उसने कौन से मेथड से किस तरह की पर्सनैलिटी है उसके पेशेंट की, तो उस की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो कौन सा मेथड यूज करता है। फ्री एसोसिएशन से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर हेड विदाउट कॉन्शियस फिल्टर्स। भाई देखें, ये कहते हैं कि आपके दिमाग में जो आया ना बोल दो, सोचो नहीं अगले बंदे को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो क्या सोचेगा, ये तो मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, ये तो मॉरल्स के खिलाफ है, तो जो आपके दिमाग में पहला आता है ना बोल दो। दैट इज फ्री एसोसिएशन विथ योर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस और माइंड। अच्छा जी, ड्रीम के बारे में जो है सिगमंड फ्रॉइड बड़े ही जो है आप ऐसे कह सकते हैं बड़े ही फोकस थे और ये कहते थे कि आप जो है आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए। ड्रीम्स का मतलब कि आप अपने ट्रू जो डिजायर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें और जो वर्स्ट है उनको जो है आप उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। और ये कहते थे कि ड्रीम्स आर द रोड वे टू फ्यूचर। जिसके पास ख्वाब है वो फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है। तो ड्रीम्स एनालिसिस के बारे में ये अक्सर बात किया करते थे, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अब हम चलते हैं जी, जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने माइंड को किस तरह देखा था। तो एक आइसबर्ग की सूरत के अंदर वो माइंड को देखते थे, जिसके अंदर उसमें 3 हिस्से थे। एक था इड क्या है, एनिमलिस्टिक क्वालिटीज थी उसके अंदर। ठीक है, शाउटिंग विदाउट रीजन, मतलब अब बिला वजह आप किसी के ऊपर बोलते जाए तो ये क्या है, एनिमलिस्टिक क्वालिटीज। आप बोलेंगे अब क्यों इतना शोर मचा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। ईगो वो वाला ईगो नहीं है जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे वो वाली बातें नहीं हो रही, पता लगे आप ईगो वो वाला बना के बैठे हुए हो। तो ईगो का मतलब क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज, मतलब आपके अंदर इंसानी जो है जज्बात होते हैं। सुपर ईगो मोर देन ह्यूमन, मतलब वो चीजें जो इंसान से बालातर होती हैं उन्हें सुपर ईगो कहते हैं। अब ये देखें, आपका माइंड कुछ इस तरह होता है, एक होता है ईगो और दूसरा होता है इड। और जो सुपर ईगो ये आप देख लें, ये पानी के अंदर भी है और पानी के ऊपर भी है। इड पानी के बिल्कुल नीचे और ईगो क्या है, सरफेस के ऊपर है। अब ये थोड़ी सी आप चीजें अपने माइंड में रखें ताकि जब अब हम
आगे और माइंड को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब हमने पीछे बात की थी अनकॉन्शियस माइंड की, तो ये कुछ लेवल्स हैं फ्रॉइड की जो ह्यूमन माइंड की जो है देखते थे और इन्होंने इसको फर्दर डिफाइन किया है। देखें, कॉन्शियस लेवल वो होता है जो इंसान को बिल्कुल पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अनकॉन्शियस लेवल जो आप ना आपको पता नहीं होता बट आपके माइंड का हिस्सा होता है, उसे कहते हैं अनकॉन्शियस। और जो है प्री कॉन्शियस सब कॉन्शियस लेवल, वो क्या है, इन दोनों का बैलेंस होता है। तो कॉन्शियस माइंड के अंदर थॉट्स होते हैं, परसेप्शंस होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर फेयर होता है, वायलेंट मोटिव्स होते हैं, इमोरल अर्ग्स होता है, सेल्फिश नीड्स होती हैं, शेमफुल एक्सपीरियंस होते हैं आपके बहुत सारे जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, जैसे फैंटेसी टाइप होता है, वो आपके अंदर होते हैं बट आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। तो सबकॉन्शियस क्या होता है, जिसके अंदर आपकी मेमोरीज होती हैं और स्टोर नॉलेज होता है। तो होपफुली ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये दोनों को मैंने एक पिक्चर के अंदर लाया हूं ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। पहले हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को देखा, फिर हमने इड, ईगो, सुपर ईगो को देखा। अब ये हम एक साथ देख रहे हैं ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। तो देखें जी, इड जो है वो तो पानी के अंदर है और इड ये सारा क्या है, अनकॉन्शियस। ठीक है, आपको पता होता है, आपको पता थोड़े टाइम के लिए होता है बट आप क्या कहते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं बट बाद में फिर आपको जो है वो बात रीसरफेस हो जाती है। तो इट क्या है, एनिमलिस्टिक जो बिहेवियर है। इसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, मोर देन ह्यूमन। और यहाँ पे जो है ईगो, ईगो आपको यहाँ पे दिख रहा होता है। तो ईगो जो आता है वो कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। अच्छा जी, अब हम इसको और डीप में स्टडी करते हैं और इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ए टू जी इसका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा हम इसकी जान बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी ऑन माय गिवन नंबर। और आपको इन जो लेक्चर्स हैं इनके अंदर कोई भी चीज समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अच्छा जी, तो इड होता है वो डेविल होता है इंसान के लिए, ठीक है। इसमें नेचुरल इम्पल्सेस होती हैं, हंगर होता है, थर्स्ट होता है, गोइंग टू द बाथरूम, सेक्स है, और इसमें द प्लेयर प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। डेविल क्या कहता है आपको, डेविल कहता है कि आपको हमेशा सुकून होना चाहिए, आपके पास प्लेजर होना चाहिए। तो इस वजह से कहते हैं कि प्लेजर प्रिंसिपल जो डील करता है वो डेविल के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, एंजल है। ये आपका जो डील करता है वो मोरल प्रिंसिपल्स के साथ करता है, जो सोसाइटी के मोरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। आपको भूख लगी हुई है, अब आप भूख के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है खाना खाएंगे। तो ये क्या है, अब वो किस तरह भी आप खाएं, ये क्या है, डेविल है। अब सुपर ईगो क्या है, वो आपको मना करेगा कि आपने जो है अपना खाना खाना है, आपने किसी से छीनना नहीं है, आपने किसी और का जो है हिस्सा नहीं खाना। तो ये सारी बातें क्या होगी, सुपर ईगो करेगा। अब इनके बीच में जो बैलेंसर है वो है ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और वो कहेगा नहीं, देखें आपको जरूरत भी है और आपने क्या कहते हैं एक मोरली भी आपने ये काम करना है। तो ये इन दोनों के दरमियान का रास्ता निकालेगा और वो बन जाएगा हमारा बैलेंसर, जिसे हम ईगो कहते हैं, ठीक है जी। अब जी फ्रॉइड जो है कम अप विद द आइडिया डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना प्रोजेक्शन वाली एग्जांपल में, कि फ्रॉइड जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म के हिसाब से बात करते हैं कि रियलिटी प्रिंसिपल और ईगो इज डिसॉर्टेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी एंड नेगेटिव फीलिंग फ्रॉम इट इम्पल्सेस। अब जो रियलिटी प्रिंसिपल है ना, ईगो, वो क्या करता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो इड की फीलिंग्स है, इड जो आपको कहता है उससे आप क्या आ सके, बाज आ सके। डिफेंसिव मैकेनिज्म आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसके साथ, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ। अब हम इनको, इड को, ईगो को और सुपर ईगो को वन बाय वन करके स्टडी कर लेते हैं ताकि इनका भी पूरा कॉन्सेप्ट हमारा माइंड में क्लियर हो जाए। अब इड जो है वो नॉन रियलिटी बेस्ड, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आप देखेंगे ना वो एक ख्याली पुलाव बनाए हुए होते हैं कि जी मैं अगर, जैसे एक बच्चा है उसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, उससे आप बोलेंगे ना हाँ मैं बिजनेस खोलूंगा, 2 लाख की इन्वेस्ट करूंगा, मेरे जो कमाई हो जाएगी वो तकरीबन 1 लाख की हो जाएगी और मुझे जो बचत हो जाएगी 50,000 की हो जाएगी।
जाएगी। तो वो मतलब क्या होता है कि नॉन रियलिटी बेस्ड होता है, विदाउट एक्सपीरियंस होता है कि भाई ऐसे करना है, तो उसे क्या कहते हैं, इड कहते हैं। इड जो है इनबॉर्न एलिमेंट्स और ये प्लेयर प्रिंसिपल्स के साथ डील करता है, तो इट मींस इट अवॉइड्स द pain, just want to fulfill the needs without realizing the reality of the situation or feelings of others। भाई अपना करना है, दूसरों को छोड़ो, दूसरे जैसा मर्जी समझे। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, क्लासरूम के अंदर बैठा है, बोर्ड के ऊपर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, अब टीचर भी यहाँ खड़ा है। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने यहाँ पे आके खड़ा हो गया और यहाँ पे खड़ा होकर टीचर से एक एक चीज पूछने लग गया। अब ये पूरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं इनको नजर नहीं आ रहा, तो वो इसको कहेंगे साइड पे हो जाएं भाई। अब पर ये जो बच्चा खड़ा हुआ है ना, ये कहेगा नहीं भाई मैं तो पहले समझ लूं। तो मतलब दूसरों की जो है, दूसरों के बारे में आप सोचते नहीं है, आप सेल्फिश हो जाते हैं, बस अपने बारे में सोच रहे होते हैं। ये देखते ही नहीं कि दूसरों को किस तरह एहसास होगा, दूसरे किस तरह महसूस कर रहे होंगे। सो इट इज एंटायरली अनकॉन्शियस एंड इंक्लूड्स इंसेक्टिव्स इनबॉर्न बिहेवियर। ठीक है, अनकॉन्शियस होता है और इनबॉर्न बिहेवियर होता है। अनकॉन्शियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल of mind which consist of the thoughts which are the real cause of behavior but we are not aware of them। अब ये कहता है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर जो आपके थॉट्स होते हैं वही रियल काज ऑफ योर बिहेवियर होते हैं, बट आपको उसका पता नहीं चल रहा होता। दीज कैन नॉट बी सीन एंड कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय द हिप्नोसिस, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम्स। इनको जो है आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, चाहे हिप्नोसिस कर लें, फ्री एसोसिएशन कर लें या ड्रीम्स एनालिसिस कर लें। ड्रीम्स आर द रॉयल रोड्स टू अनकॉन्शियसनेस। ये कहते हैं कि ड्रीम्स के जरिए आप अपने अनकॉन्शियस मेमोरी तक आसानी तरीके से पहुंच सकते हैं। जी ईगो क्या होता है? ईगो का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं वो वाला ईगो नहीं है जो इंसान के अंदर होता है। ये मेरे ईगो का सवाल है, अन्ना का सवाल, तो ये वाला भाई कोई चीज नहीं है, यहाँ पे मेंटल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है जी, रियलिटी बेस्ड। अब ये रियलिटी प्रिंसिपल के साथ डील करता है, आपने ये चीजें याद रखनी है। और ये बनता कब है? जो 8 था वो तो 1 ईयर तक बनता है, अब बट टू 1 ईयर, और उसके बाद 2 इयर्स टू ऑनवर्ड जो है ईगो डेवलप होता है इंसान का। अंडरस्टैंड्स अदर पीपल हैव नीड्स एंड डिजायर एंड दैट समटाइम बीइंग सेल्फिश कैन हर्ट अस इन द लॉन्ग रन। अब इनको पता चलता है कि भाई दूसरे लोगों की भी जरूरत है और वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो इसको मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में पता चलना शुरू होता है। ईगो ऑल्सो फुलफिल्स द बेसिक नीड्स बट नॉट एज इमीडिएटली और क्विकली एज इन इड। भाई यहाँ पे आपकी जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं, बट आपके अंदर इतनी जल्दी नहीं होती, आप थोड़े से मैच्योर हो चुके होते हैं। बोलते हैं ना रियलिटी के ऊपर आ जाए, बचपना छोड़ें। तो बचपना क्या है? वो बचपना इड होता है, बस ये मिल जाए, मुझे खिलौना लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, नहीं मिला रोना शुरू कर दिया, जब मिला तो सुकून में आ गया। तो ये इड जो है काम कर रहा होता है प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर। बट जब आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बड़े हो जाते हैं तो आप चीजों को समझना लग जाते हैं कि भाई ये जो है इतना जल्दी नहीं होगा, तो फिर आप रियलिटी बेस्ड के ऊपर आ जाते हैं। और ये आपने अक्सर देखा है, जो बड़े होते हैं उनके साथ बच्चे जो है अक्सर बहस कर रहे होते हैं कि जी हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, और वो बोलते हैं बेटा हो जाएगा आराम से। रियलिटी बेस्ड के ऊपर वो बात सोच रहे होते हैं। कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या होता है ईगो और क्या होता है इड। ठीक है जी, तो जो ईगो है उसके अंदर प्री कॉन्शियस एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी आ जाते हैं। लास्ट के अंदर है हमारे पास सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? ये 5 इयर्स की एज के अंदर डेवलप होता है। ये मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा होता है। इट इज बेस्ड ऑन जी मॉरल इथिकल प्रिंसिपल विच वन लर्न्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी। तो बच्चा ये मॉरल सीखता कहां से? बच्चा ये मॉरल्स जो है अपने पेरेंट्स और सोसाइटी से सीखता है। जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस तरह के घर के एनवायरनमेंट के अंदर ये बच्चा रहेगा उस तरह के इसके मॉरल्स हो जाएंगे। जैसे कोई बच्चा बड़ी की बात नहीं सुनता, क्लास के अंदर आता है, बिना इजाजत के आ जाता है, बिना पूछे जी बाहर जा रहा है, बिना पूछे कोई भी काम कर रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि ये इसके घर के अंदर भाई इस तरह कोई ना कोई इशू है, इनके घर के अंदर भी यही वाले काम होंगे। मतलब उस बच्चे का बिहेवियर घर के अंदर भी ऐसा होगा। अगर घर के अंदर बिहेवियर ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, मीन्स उनकी फैमिली का ही बिहेवियर ऐसा है। तो एक बच्चा पूरा जो है फैमिली के मॉरल्स बता रहा होता है, और सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल के साथ जो है डील कर रहा होता है। और ये कॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी है, इंसान को पता चल रहा होता है
है कि क्या है। कॉन्शियस माइंड कंसिस्ट ऑफ थॉट्स विच आर फोकस ऑफ आवर अटेंशन प्रेजेंटली नाउ विच वी आर, मतलब कॉन्शियस माइंड आपका वो होता है जिसको पता चल रहा होता है कि आप एक्चुअल में अभी कर क्या रहे हैं जी। तो डिफेंस मैकेनिज्म को हमने पीछे देखा था, अब हम डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले है हमारे पास डिनायल, मतलब बिल्कुल ही कतई इनकार कर देना। लेट सपोज आपकी ट्रू फीलिंग से कि आपको कुत्तों से डर लगता है, अब आपने करना क्या है, एन एंजाइटी फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइट, आपने इस डर से बाहर निकलना है कि वो मुझे काट लेगा, बट रिजल्ट के अंदर आप क्या कहेंगे, आई डोंट फेयर फ्रॉम डॉग। अगर आप उसको अवॉइड कर लेते हैं तो फिर आप कहेंगे आई डोंट फेयर फ्रॉम द डॉग, मैं कुत्ते से बिल्कुल नहीं डरता। बट अगर आप डरते हैं बट आप क्या कर रहे हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स कुछ और हैं, आपके टारगेट्स ये हैं, बट आप दूसरों को बताने के लिए ये कहेंगे कि भाई मैं कुत्ते से बिल्कुल भी नहीं डरता। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, डिनायल का है। कि डिनायल जब इंसान किसी चीज से मना कर रहा होता है कि नहीं मैं करता, वो बोलते हैं ना कि आप ज्यादा मना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये काम करते हैं। तो बात आ रही है समझ में, वो एक्चुअली हमारी जो डेली लाइफ के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, ये उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद दूसरा हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। ये जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, उसके अंदर इसके बहुत सारे जो है डिफेंस मैकेनिज्म मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ट्रू फीलिंग्स क्या है जी, प्रोजेक्शन की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रश ऑन अली, अ गर्ल हु हैज क्रश ऑन अली। अब इसको इसने अवॉइड क्या करना है, इसका पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रिजेक्टेड कि ये जो है अगर अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है जाहिर करेगी तो क्या होगा, ये रिजेक्ट ना हो जाए। तो अब रिजल्ट में क्या होगा, माई फ्रेंड हैज अ क्रश ऑन अली, भाई मैं नहीं, मेरा जो दोस्त है ना उसका क्रश है अली के ऊपर। तो ये पीछे वाली एग्जांपल्स में भी मैंने आपको बताया था कि आप अपनी बात नहीं करते, बट अगर मेरा दोस्त अली जो है ना वो आइसक्रीम बहुत मजे मजे से खाता है, तो ये सारी वो वाली बात है कि आपके जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आप हमेशा अपने डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है रिप्रेशन, ठीक है जी। क्या होता है रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, बीइंग अनेबल टू रिकॉल मेमोरीज, मतलब आप ऐसी मेमोरीज को जो है याद करना नहीं चाहते, या आप उनको मतलब याद ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनको दबा दिया होता है, वो आपके लिए पेनफुल होते हैं। जैसे किसी की मौत आपने देख ली, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, या आपके लिए कोई भी ऐसी चीज है जो इमोशनली पेनफुल है, आपके किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जो, या आपका कोई जो है पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आपके लिए क्या है बहुत पेनफुल होता है, तो आप उसको क्या कहते हैं रिप्रेस कर देते हैं। उसके बाद है डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को अपनी बॉडी अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग कर देते हैं, जैसे जो है आपके लिए वो पेनफुल साबित होता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, सीएसएस की हम बात करते हैं और सीएसएस की मैं आपको एक एग्जांपल पे बताता हूँ। सीएसएस एक बहुत अच्छा जो है एक एग्जाम है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, जिसके अंदर 12 पेपर्स होते हैं। आपको चाहिए कि आप इस तरफ जाएं ताकि आप की एक पर्सनैलिटी जो है वो बन सके, आपके अंदर एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो सके, आपको पता चल सके चीजों को किस तरह देखना है। तो अब वो मेरा जो दोस्त है सखर में रहता है और उसने मुझे बताया था, और अक्सर एट द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस, तो मैं हमेशा उस बंदे से बात करता था, पर जब वो बंदे ने 2 दफा पास की और वो एलोकेट नहीं हुआ, जब एलोकेट नहीं हुआ तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने ऐसे फ्रेंड सर्किल को अवॉइड करना शुरू कर दिया, डिसएसोसिएट करना शुरू कर दिया, जो दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सीएसएस सीएसएस। यार आप क्यों नहीं हुए, आपको एलोकेट होना चाहिए था, अगर आप पास नहीं हुए तो आप क्यों पास नहीं हुए, आपको पास होना ही होना था। तो इस तरह क्या करते हैं, आप डिसएसोसिएट कर देते हैं उन लोगों से जो आपको हमेशा एक तरह की बातें ही कर रहे होते हैं। तो क्यों, क्योंकि आपके लिए वो पेनफुल थॉट्स होते हैं, आपने एक बहुत अपना हार्डवर्क, आपने एक अपना वक्त दिया हुआ होता है, तो फिर आप कहते हैं कि ये लोग क्यों इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। बट एट द एंड यू विल लर्न मोस्ट ऑफ नॉलेज।
अच्छा जी, उसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्टेज इन द डेवलपमेंट टू अवॉइड पेनफुल मेमोरीज और फीलिंग। आपको जी कोई बहुत अच्छा लाइफ के अंदर कोई आपको सक्सेस मिली है जो आप हमेशा याद रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पास्ट में जाएंगे, पास्ट में जाके वो चीज याद करेंगे। याद करने से आपको क्या मिलेगा, आपको जो है बहुत अच्छा महसूस होगा। जैसे मैं आपको अपने साथ अपनी फीलिंग शेयर करूं, सो व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, जब मैं 6th क्लास में था तो आई रीड द कुरान बाय हार्ट। इसका मतलब क्या है, आई विल बिकम द हाफिज। जब मैं हाफिज बन गया तो उस टाइम के ऊपर जो मेरे दादाजी थे उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि वही एक्चुअल के अंदर सोर्स थे और वही चाहते थे कि मेरा जो पोता है ही विल बिकम द हाफिज कुरान। तो जब मैं बन गया था, जो वो जो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी ना मेरे जो लाइफ के अंदर, तो जब भी कभी मैं बैठा होता हूँ और ऐसे ही जो है मेरे माइंड के अंदर जब वो चीजें आती हैं तो मुझे क्या होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, अगर हम बात करें टीचिंग की, तो मैं टीचिंग करता हूं, तो टीचिंग करने से क्या होता है, जब भी मैं देखता हूं कि मैं टीचिंग कर रहा हूं और मैंने किसी बच्चे को कोई बात पढ़ाई थी और उसने उसके ऊपर वो स्टिक कर गया और उससे वो कामयाब भी हो गया, तो फिर मुझे वो चीज याद करके बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसे लास्ट टाइम जो है पीएसटी और जीएसटी के टेस्ट हो रहे थे और आई वाज कंडक्टिंग द प्रिपरेटरी क्लासेस, तो उस टाइम के अंदर मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कहा था कि जी बेटा आप अभी वीडियोस बनाना बंद करें, आपको वीडियोस बनाने का भी आपका टाइम नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट, आफ्टर यू विल पास दिस टेस्ट देन यू हैव इनफ टाइम टू डू वट एवर यू वांट एंड वट एवर यू विश टू डू। तो उस बच्चे ने मेरी वो जो एडवाइस थी उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उसने पूरी मेहनत की पीएसटी के अंदर, इवन जेएसटी के अंदर, और नाउ ही इज डूइंग जीएसटी, मतलब वो जीएसटी की जॉब कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और अब वो है अपने वीडियोस धड़ाधड़ बना रहे हैं। तो जब भी ये मैं बात देखता हूं तो मुझे क्या होता है, एक खुशी मिलती है। तो ये मैंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस बता दिए सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। सो जी दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, एंड यू नो के लास्ट के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं। आज हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं, देखना ये अब आप कितने सही करते हैं। सो चलिए चलते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए एमसीक्यूज की तरफ। तो जी इसके राइट ऑप्शंस लिखिए वीडियो को पॉज करके। होपफुली यू हैव रिटन ऑल द राइट ऑप्शंस। चलिए जी दूसरे हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ चुके हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, राइट ऑप्शंस अपने पास लिखिए। सी होपफुली आप लोगों ने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब चलते हैं राइट आंसर कीज की तरफ। तो ये है जी आज की राइट आंसर कीज। आपके एनी हाउ 8 जो है सही होने चाहिए। अगर आपके 8 क्वेश्चन सही नहीं है तो आपको ये वीडियो दोबारा देखनी है, और ये वीडियो के अगर आंसर कीज के हिसाब से या कोई एमसीक्यूज आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर। और जी इन लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स। Inshallah Taala we will meet with new video. Till that time, Khuda Hafiz. Bye bye.